जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हमारा जो नया चैप्टर है वह है भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम में आज हम आपसे बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसकी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। इन सारे हम प्रश्नों के उत्तर आपको आज देने का प्रयास करेंगे, तो साथ ही जुड़े रहिएगा। और आज हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहली जो बात है वो है भाषा शिक्षण के उपागम जो है वो आखिर है क्या चीज़, वो समझते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम है उसमें समझते हैं। ये कह रहा है नंबर 1 कि उपागम शिक्षण प्रणाली को ही कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में अप्रोच कहते हैं। जो उपागम है उसके लिए शिक्षण प्रणाली को ही कहा जाता है और जिसे अंग्रेजी भाषा में अप्रोच कहते हैं। फिर क्या कह रहा है कि शिक्षण विधियों का जन्म देने वाला, जो शिक्षण विधियों को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा उपागम कहलाता है। और उपागम के आधार पर शिक्षण विधियाँ चलती हैं। जो शिक्षण विधियाँ चलती हैं वो शिक्षण उपागम के आधार पर चलती हैं, उसके अनुसार चलती हैं, ना कि उपागम शिक्षण विधियों के अनुसार चलता है। अब ये समझो क्या है भाषा, क्या है भाषा। यहाँ पर समझो क्या है, कह रहा है सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही किसी भाषा शिक्षण उपागम को समझना कि भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, भाषा शिक्षण का उपागम कहते हैं। आगे समझो, कह रहा है पाठ को पढ़ने के लिए पाठ योजना। जो पाठ पढ़ने के लिए जो हम योजना बनाते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम भाषा शिक्षण के उपागम के अंतर्गत लाते हैं। पाठ को पढ़ने के लिए पाठ योजना। जब कोई टीचर पढ़ाने के लिए आपके आता है तो वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चला आता कि आया और पढ़ा दिया ना, वो पहले पढ़ता है, उसकी योजना बनाता है कि इस जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है हमारी, या इसका जो सब चैप्टर है, हमारा जो क्या बोलते हैं अध्याय है, उसके लिए हम कैसे पढ़ाएं ताकि जो हमारा स्टूडेंट है उसके समझ में आए। तो ये जो इतनी जो प्रोसेस है ये उपागम कहलाती है। कैसे करके, पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ योजना। पाठ को जब वो पढ़ाता तो जैसे हम आपके लिए पढ़ाने के लिए आए, भाषा शिक्षण के उपागम। तो ये चीज़ हमने सोची कि इसके लिए और ज़्यादा अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ अंदर तक बैठ जाए। तो हमने इस चीज़ को पढ़ने के बाद में उस चीज़ को समझे के बाद में इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध अगर हम ना करते तो हो सकता हम वो चीज़ भूल जाते, इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए और आपको अच्छा देने की सुविधा के लिए हम इसके लिए लिख के लाए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अपना भी क्या बोलते हैं सहूलियत समझी और दूसरे की भी सहूलियत समझी। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए भाषा शिक्षण के उपागम कहेंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे पाठ पढ़ाने के लिए पाठ योजना, ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि पाठ समझाने के लिए अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। पाठ योजना एक उपागम कहलाता है। क्या है, कह रहा है पाठ समझाने के लिए अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, इसे पाठ योजना एक उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है, उपागम कहलाता है। पाठ समझाने के लिए अनेक शिक्षण विधियां हैं। अभी जो इससे पहले की जो हमने यूनिट पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, भाषा शिक्षण की जो विधियां थी वो पढ़ी थी। उसमें आगमन हो गया, निगमन हो गया, प्रक्षेपण हो गया, व्याख्यान हो गया, और हमारे क्या बोलते हैं व्याख्यान हो गया, और उसमें प्रोजेक्ट हो गया, तो प्रोजेक्ट विधि हो गई। इस तरह की जो विधियां हैं पाठ समझाने के लिए अनेक शिक्षण विधियां वो हमने पढ़ी, उपयोग करते हैं, इसे पाठ योजना एक उपागम कहते हैं। और उसको हम कैसे करके उपयोग में लाएंगे, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे लिए भाषा शिक्षण के उपागम को पढ़ना होता है, यानी कि वो हमारा उपागम कहलाता है। एक चीज़ हो गई। दूसरे और तरीक़ों से हम शिक्षण कराते हैं कहते हैं, और जिस तरीक़ा से हम शिक्षण कराते हैं इसे पाठ योजना उपागम कहते हैं, और तरीक़ों से हम शिक्षण कराते हैं वह शिक्षण विधियां कहलाती हैं। यानी कि हम किस तरीके से, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये करो, जिस तरीके से
और जिन तरीकों से हम शिक्षण कराते हैं वह शिक्षण विधियां कहलाती हैं। दूसरी चीज़ है हमारा भाषा के तत्व। अब जब हम भाषा सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमारे लिए आवश्यकता होती है, क्या क्या हमारे लिए आवश्यक तत्व हैं, अवयव हैं, जो हमारे खंड पार्ट्स हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए हम कहते हैं भाषा के तत्व। अब भाषा के तत्व की अगर हम बात करें तो उसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य के क्रियात्मक और प्रयोगात्मक शिक्षण को हम लाते हैं। किसमें? भाषा के जो तत्व हैं उसमें ध्वनि हो जाएगी, शब्द हो जाएंगे, वाक्य के क्रियात्मक और प्रयोगात्मक शिक्षण को हम क्या कहते हैं? भाषा के तत्व कहते हैं। और इसमें जो भाषा के तत्व हैं उसके जो मुख्य उपागम हैं वो कितने हैं? वो हो जाएंगे हमारे 2। कितने? 2 हो जाएंगे। उसमें पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा हो जाएगा हमारा रचना शिक्षण उपागम। हम पाठ संसर्ग अगर उपागम की बात करें तो वो समझो क्या है। पाठ संसर्ग उपागम में पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय जैसा उचित हो भाषा के तत्वों की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ जब हम पढ़ा रहे हैं, भाषा जो संसर्ग जो शिक्षण है, उपागम है, उसमें हम पढ़ाते समय यानी कि पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय जैसा उचित हो भाषा के तत्वों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम जब अपने कक्षा में जाते हैं और उस पाठ को जब हम पढ़ाते हैं तो उस पाठ से जुड़ी जो भी छोटी चीज़ों की वहाँ पर आवश्यकता होती है, उनको पढ़ाने के लिए जो तत्व होते हैं उचित भाषा के शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उनकी भी हमारे लिए शिक्षा दी जानी चाहिए स्टूडेंट के लिए। हम कह सकते हैं जब हम किसी पाठ को स्टूडेंट के सामने पढ़ाने का प्रयास करते हैं और पढ़ाते हैं तो उससे जुड़ी जो छोटी जानकारियां हैं भाषा की, वो हमारे लिए उस स्टूडेंट को देनी चाहिए जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो यही कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय जब हम पढ़ा रहे हैं जैसा उचित हो, ऐसा नहीं कि अनुचित पढ़ा दें, जैसा उचित हो भाषा के तत्वों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो तत्व हैं उनकी भी हमारे लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात हो गई पाठ संसर्ग उपागम की। इसका जो दूसरा बिंदु है वो है रचना शिक्षण उपागम। इसका जो दूसरा बिंदु है वो है रचना शिक्षण उपागम। अब जो रचना शिक्षण उपागम है उसके अंतर्गत समझो क्या है। ये कह रहा है भाषा तत्वों के ज्ञान प्रयोग उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। भाषा तत्वों के ज्ञान और प्रयोग के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। ज्ञान प्रयोग के उचित कह रहा है भाषा तत्वों के ज्ञान प्रयोग के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। ये जो हो जाएगी डेफिनेशन, या हम समझ नहीं कह सकते, ये रचना शिक्षण उपागम के अंतर्गत आ जाएगी। रचना शिक्षण के बात आगे और हम करें तो कह रहा है कि रचना शिक्षण मुख्यतः अर्जित ज्ञान है। जो रचना शिक्षण है वो मुख्यतः अर्जित ज्ञान के प्रयोग अभ्यास का उपागम है। कैसे? जैसे जब हम भाषा बोलते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कितना रुकना चाहिए, किस आवाज़ में बोलना चाहिए, कैसी आवाज़ में बोलना चाहिए, हमारा जो उच्चारण स्पष्ट है या नहीं है, इन सारी जो बातों का हम बात करेंगे। हमारा सस्वर वाचन में जो हमारा स्वर है वो स्वर ठीक से और सही उस स्थान से उच्चरित हो रहे हैं। जो व्यंजन है वो मुख से हमारे ठीक और सही स्थान से उच्चरित हो रहे हैं, तो वो तो हमारे संसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर रचना शिक्षण के उपागम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेखन से तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कह रहा है रचना शिक्षण की मुख्यतः अर्जित ज्ञान है। क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हम पैदा होते हैं तो लिखना थोड़ी सीखते हैं, वो हमने अर्जित किया है, एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, सीखा है दूसरों से, उसके लिए हम क्या कहेंगे? अर्जित ज्ञान कहेंगे। प्रयोग, अब ये जो हमारा अर्जित ज्ञान है, हमने जब लिखना सीखा तो ऐसे थोड़ी हम डायरेक्ट आए और ऐसे बनाना सीख गए ना। पहले सबसे पहले हमारे जो अध्यापक हैं वो हमारे लिए हमारे ही हाथ से
हमारी लेखनी पकड़ाकर और अपने हाथ का सहारा देकर हमारे लिए ऐसे करके कोई छोटी छोटी ऐसी लाइंस बनाना उन्होंने सिखाया। इसके बाद में जब हम सीख गए सीधी लाइन बनाना, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे करके हमारे लिए टेढ़ी लाइन बनाना सिखाई, यानी कि वक्र रेखा। फिर इसके बाद में उन्होंने हमारे लिए ऐसे करके दो रेखाएं बनाना सिखाई। फिर इसके बाद में हमारे लिए ऐसे करके बनाना सिखाया। ऐसे कर कर के ये कह रहा अरिजीत गान का अभ्यास जब हमने किया उस चीज़ पे, तो वो उपागम जो हमारा बना वो रचना शिक्षण उपागम के अंतर्गत आएगा। फिर जब हम थोड़ी सी लेखनी पकड़ना सीख गए, फिर वो क्या करते थे हमारे शिक्षक महोदय, वो ऐसे करके हमारे लिए डॉटेड दे देते थे, ऐसे करते। फिर वो कहते थे इसके ऊपर आप लिख के लाओगे। फिर हम ऐसे करके लिख के लाते थे, ऐसे। फिर ऐसे ही जब आगे और हम बढ़े, तब उन्होंने हमारे लिए ऐसे करके बनाना सिखा दिया। अब वो कहते थे शिक्षक महोदय कि अब आप इस पर ऐसे करके ये डॉटेड जो हैं उन पर आप ऐसे करके लिख के लाएं। तो ये जो पार्ट्स हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएं, क्योंकि ये रचना, इसका हम क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये रचना शिक्षण उपागम के अंतर्गत आ जाएगा। हम बात करते हैं अगले, रचना शिक्षण जो है उपागम, इसके भी दो टाइप हैं। कौन कौन से हैं वो समझते हैं। रचना शिक्षण उपागम के भी दो भेद हैं। पहला है इसका जो भेद वो है मौखिक और दूसरा हो जाएगा लिखित। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। अब इसको और ज़्यादा विस्तार में हम समझते हैं, वो क्या है, वार्तालाप। मौखिक जब हम वार्ता करते हैं, मौखिक रूप में वार्तालाप हो जाती, और वार्ता करना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हम समझते हैं। वार्ता में हम अपने विचारों को देते हैं और दूसरे विचारों को लेते हैं, और ये सामंजस्य जब तक बैठा रहता है, बना रहता है, तब तक हमारा आदान प्रदान चलता रहता है। कहते नहीं कि जैसे को तैसो मिले, मिले नीच को नीच। तो वहाँ पे जैसे को तैसे अगर मिल लो, बात चलती रही, नीच को नीच मिल लो, वार्ता चलती रही। जैसे को तैसो मिले, मिले नीच को नीच। पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। तो पानी को अगर पानी मिल लो तो वहाँ पर ये वार्ता चलती रहेगी, यानी पानी में अगर पानी मिल लो कोई दिक्कत नहीं है, नीच को नीच मिल लो कोई दिक्कत नहीं है, कीच को कीच मिल रही है कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारी हो जाएगी वार्तालाप। अब जो वर्णन है, वर्णन करते हैं, जैसे हमने कहीं पर कोई चीज़ पढ़ी, सीखी या समझी, तो उसका अपने मुख के द्वारा दूसरे के लिए समझा देना, वो क्या हो जाएगा, वर्णन। जैसे हम ये अभी पढ़ के आए हैं और हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्णन। हम ये भी कह सकते हैं ये जो बोर्ड पूरा भरा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, तो इसको हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या हो जाए, ये हमारा वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भाषण। अब भाषण क्या है, भाषण में हम जो हमारी समस्याएं हैं या हम दूसरे की समस्याओं का जो हल निकाल रहे हैं, वो भी हमारा भाषण का पार्ट है। या हम कह सकते हैं हमारी कोई भी मुद्दा है, उसके ऊपर हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा भाषण हो जाएगा। जैसे राजनेता हैं, वो क्या कहते हैं कि हम बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा आपके लिए मुहैया कराएंगे, आपके लिए शिक्षा देंगे। हमारे मोदी जी ने तो घर घर से पकड़ पकड़ के नौकरियां दी हैं, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने ये काम प्रत्यक्ष थोड़ी किया। ऐसे हमारे योगी जी हैं, उन्होंने भी अपने राज्य हैं, उनमें एक एक घर में 5-5 भाई बहन थे, तो पड़ोसियों के भाई बहन की लिस्ट बनवा के और उनके लिए क्या दी, शिक्षा दी, नौकरी दी। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके लिए बिल्कुल स्वर्ग में जो हमारे इंद्र महाराज हैं, वो कह रहे हैं महाराज आओ और आप ये इंद्रासन संभालो, ये हमसे नहीं संभल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये क्या होगा, ये हमारे भाषण का पार्ट हो जाएगा। ऐसे ये संवाद, ये हंसने के लिए कह रहा हूँ, फिर अंदर तक माइंड कर जाओ। ये है संवाद। अब संवाद में हम क्या कहते हैं, सम माने होता है बराबर, और बाद माने होता है हमारा बात करना, जहाँ पर हम बराबर बातें करते रहते एक दूसरे से। जैसे बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ पे बातें चलती रहती हैं एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बराबर संवाद चल रहा है। वो जो लड़की है वो लड़का के विचार जानने के प्रयास कर रही है, और जो लड़का है वो लड़की के विचार जानने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आएगी वो संवाद के अंतर्गत आएगी। और जो संवाद होता है, आपने देखा होगा जो अखबार आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक पेज आता है वो आता है संपादकीय का। तो जो संपादकीय है, यानी कि जो उसके विचार हैं और जो पाठक हैं उनके बीच में जो चल रहा है, उसके लिए संपादकीय बोलते हैं। तो वहीं से ये चीज़ है, कह रहा है संवाद, तो वो भी एक संवाद है। नेक्स्ट है हमारा वाद विवाद। अब वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वहाँ पर एक मुद्दा हम सेट कर देते हैं। जैसे हमारी समस्या है भाई बेरोजगारी की,
तो बेरोजगारी अगर समस्या है तो वहाँ पर दो पक्ष बिठाए जाएंगे, एक उसके पक्ष में बेरोजगारी की समस्या के और एक बेरोजगारी समस्या के विपक्ष में। तो वहाँ पर वाद विवाद चलेगा, जो विवाद होगा वहाँ पर जो तर्क वितर्क किए जाएंगे उसके लिए क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा वाद विवाद। तो ये चीज़ हमारी वो वहाँ से निकल के आई। दूसरा समाचार या अखबार दर्शन, जब हम समाचार और अखबार दर्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम बोल के ही तो पढ़ते हैं। और जो दर्शन की बात है तो वहाँ पर जो फोटो बन के आते हैं, जो छवि बन के आती है, जो चित्रण वहाँ पर होता है, तो उससे भी तो हमारे माइंड में क्या बोलते हैं विचार उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी बेशक वो हमारे मुख से नहीं निकल रहे हैं। और कभी कभी भी ऐसा होता है कि हम अकेले में जब अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या जैसे फ़ोटो हमने देख लिया और वहाँ पे कोई ऐसी घटना घट गई जो हमारे हृदय विदारक है, तो वहाँ पे हो हे ईश्वर ये क्या हो गया, तो ऐसे करके वहाँ पे ये निकलते हैं। तो कह रहा है समाचार और अखबार दर्शन, तो ये चीज़ हो गई। फिर कविता, अब कविता में तो आप जानते ही कविता अब भाई साहब क्या बन गए, कविता जहाँ पर नाम लिया जाता है तो कुमार विश्वास जी का नाम आ जाता है। तो जो कविता यहाँ पर है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, वो भी मौखिक के अंतर्गत आएगी। तो जो कविता है, अब कुमार विश्वास जी हैं वो कविता गाते हैं, अच्छा गाते हैं, तो क्या बोलते हैं ये कविताओं का जो चलन है जो गाई जा रही है प्राचीन काल से आज तक, तो वो भी क्या है, वो मुख से ही तो गाई जा रही। तो इसके लिए कविता के लिए किसमें रखा गया है, वो रचना शिक्षण उपागम के भेद हैं उसके अंतर्गत रखा गया, और मौखिक है इसके अंतर्गत ये कविता आ जाएगी। अब कुमार विश्वास जी देखो, जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति की एक चीज़ वो फेवरेट बन जाती है जो जनता उसके लिए बहुत चाहती है, तो वो क्या है, जैसे कुमार विश्वास जी हैं, कुमार विश्वास जी कहीं भी बुलाए जाएं, वो 20 लाख रुपए ले 15 लाख रुपए जो ले रहे हैं, कहीं चले जाएं, वो जो श्रोतागण उनके हैं सुनने वाले, वो उनसे सिर्फ एक ही लाइन की आकांक्षा रखते हैं कि कोई दीवाना कहता है। जब तक वो ये चीज़ नहीं सुन लेंगे तब तक उनके लिए चैन नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो कविता है वो उनके हृदय में अंदर तक समा गई है, और उन्हीं से उनके लिए प्रसिद्धि मिली, कौन, कवि महाराज के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। कविता किसके अंतर्गत आएगी, मौखिक के अंतर्गत आएगी। सुपाठ, सुपाठ का सु माने होता है संदर्भ और पाठ माने होता पढ़ना। जब हम सुंदर पाठ पढ़ते हैं, सुंदर का मतलब जो है बिल्कुल जैसी जहाँ पर लय गति यति है वहाँ से उस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे विराम चिन्ह आदि का जो सही उपयोग है उस दृष्टि से जब हम पाठ को पढ़ते हैं, उसका सही उच्चारण करते हैं, उसके लिए हम सुपाठ कहते हैं। अब विचार गोष्ठी होती है, तो विचारों की जो गोष्ठी होती है, जैसे हमारे गांव में जो पंचायतें लगती हैं किसी मुद्दा को लेकर, या हमारा सबसे अच्छा जो क्या बोलते हैं उदाहरण है, छोटी सी पंचायत की अगर हम बात करें, तो हमारे घर में भी अगर कोई बात होती है किसी मुद्दे को लेकर, तो वहाँ पर बैठ के हम बात करते हैं, तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, विचार गोष्ठी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसी के अंतर्गत आएगी, किसके अंतर्गत, मौखिक जो हमारा शिक्षण है, रचना शिक्षण उपागम है, उसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं लिखित की। तो जो लिखित है उसमें क्या है, लिखित में व्याख्या सार। अब जो व्याख्या सार है, जैसे आप लोग जब एकेडमिक में पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटर या जो BA BSc जो भी आपने किए हैं, तो उसमें लिखता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो वहाँ पर जो व्याख्या होती है उन्होंने दे दिया कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचाने को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप व्याख्या कीजिए संदर्भ सहित। उसके एक तो उसका अर्थ हो गया कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, जो चक्की चल रही है उसे देखकर कबीरदास जी रोने लगे, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाने को। इसका एजिट अगर अर्थ की बात करें तो उस कबीरदास जी गुजर रहे थे और एक स्त्री जो है वो चाकी को चला रही थी और उसमें अनाज डाल रही थी और पिस रहा था। तो कबीरदास महोदय कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो पाठ हैं, उसके बीच में जो भी अनाज का दाना जा रहा है तो उसके बीच में कुछ भी साबित नहीं बच रहा है। तो एक तो ये होगा। अब संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब हमारे जो दिमाग में आ रहा है वो क्या है, वो उसके लिए हम लिखेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो चाकी चल रही है, जो काल की चक्की चल रही है, एक आकाश और एक पृथ्वी के बीच में जो भी प्राणी हैं जो काल की चक्की में फंसे हुए हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। तो जो संसार में जो चक्की चल रही है काल की, ऊपर एक पाठ है और एक नीचे है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी बहुत उदास हैं, रो रहे हैं कि इस काल से बचने के लिए ईश्वर का भजन कीजिए, आप संगति कीजिए अच्छे महापुरुषों की।
तो आप बच सकते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। इससे पहले भी जितने भी लोग आए थे, महापुरुष लोग आए थे या जो नीच कमीन आए थे, वो सब क्या है, यहाँ रहे क्या, पृथ्वी पर नहीं रहना। जब वो सब चले गए तो हमारी क्या बिसात। तो ये चीज़ वो वहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गई, संदर्भ सहित व्याख्या हो गई। तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचाने को है। तो एक तो अर्थ इसका ये होगा। तो व्याख्या तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना, तभी तो व्याख्या हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्याख्या का सार। अब हम लिखेंगे तो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में आए हो तो ईश्वर का भजन कीजिए और अपना उद्धार कीजिए। ये इसका सार हो गया। संक्षिप्तीकरण, अब किसी बात को, लंबी चौड़ी बात को हमने संक्षिप्त में कह दिया, इतनी लंबी जो व्याख्या की लास्ट में लिख दिया। अतः कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर का भजन कीजिए और संसार सागर से पार होइएगा। ये क्या हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया। या हम संक्षिप्तीकरण में ऐसे ही कह सकते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन बीच में साबुत बचाने को है। ऐसे करके हम लिख दें, साबुत बचा ना को। तो ये क्या हो गया, ये संक्षिप्तीकरण हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं। कौन, संक्षिप्ती। अब पत्र लेखन है, पत्र लेखन में भी हमारे लिए लेखनी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये किसके अंतर्गत, यानी पेन की मार्करी जिसकी भी हमारे लिए ज़रूरत पड़ रही है, वो किसके अंतर्गत आ जाए, वो आ जाएगा हमारा लिखित भाषा, लिखित उपागम के अंतर्गत। पत्र हम लिखते हैं, ऐसी निबंध है, निबंध में भी लिखा जाता है। ऐसी कहानी और नाटक इत्यादि वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे लिखित शिक्षण उपागम के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं भाषा के तत्वों की। भाषा के जो तत्व हैं वो क्यों आवश्यक, वो समझिए। भाषा को सरल और व्यवहारिक, कैसा, सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो क्या है, उच्चारण, वर्तनी, शब्द ज्ञान और वाक्य ज्ञान। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भाषा के तत्व हो जाएंगे। अब समझिएगा ये क्या होता है। भाषा के जो तत्व हैं उसमें एक पहला हो जाएगा हमारा उच्चारण, वर्तनी, शब्द ज्ञान और वाक्य ज्ञान। ठीक है भैया। अब सबसे पहली बात कर रहा है ये उच्चारण। तो उच्चारण होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है किसी भाषा को। जैसे हम बोल रहे हैं, आपने देखा होगा जिन बच्चों की क्या बोलते हैं, जो मुखार बिंदु है वो बहुत अच्छे से, उनकी जो जीभ है वो पलट नहीं पाती है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वहाँ पर उच्चारण दोष कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी क्या बोलते हैं व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति अपना उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है तो उसके लिए शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो समझो क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। महर्षि पाणिनि ने जो 14 सूत्र दिए हैं, उन 14 सूत्रों का दिन में कम से कम 11 बार आप उस व्यक्ति को उच्चारण करवाने के लिए कहें, निश्चित ही उस व्यक्ति का जो उच्चारण है वो सुस्पष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो शिव के द्वारा प्रदत्त जो सूत्र हैं और उनके लिए जो डमरू की आवाज़ है, उनकी जो आवाज़ को लिपिबद्ध किए थे पाणिनि महोदय, तो वो चीज़ बहुत ही कारगर है। ऐसा आप करके देखिएगा। जैसे मेरा उच्चारण भी इतना स्पष्ट नहीं है, ये मैं बहुत प्रयास करता हूँ बोलने का, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं ज़रूर उन शिव सूत्रों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उच्चारण करता हूँ। तो ये चीज़ मेरे में थोड़ा सा बदलाव आया है, आप में भी आएगा। अब ये उच्चारण हो गया, तो उच्चारण बहुत मायने। अब वर्तनी समझो। वर्तनी कहते हैं लेखनी को। जैसे हम कह रहे हैं श्रृंगार लिखो और उस व्यक्ति ने ऐसे करके श्रृंगार लिख दिया, तो ये क्या हो गई, ये वर्तनी हमारी गलत हो गई। तो वर्तनी का भी भाषा में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब श्रृंगार वास्तविकता में तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ये वर्तनी का सही रूप है और ये गलत रूप हो गया। तो ये चीज़ हमारे लिए समझनी चाहिए। ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो वो यहाँ पर कहना चाह रहा है शब्दों का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शब्दों का ज्ञान का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम क्या क्या जानते हैं, अचला, भू, धरा, अचला, भूधरा, और होती है बीज,
प्रश्न। तो इस तरह प्रस्तुत होगा। तो इस तरीका के जी इसके क्या हो गए, ये पर्यायवाची हो गए। अचला भी कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, और बीज प्रशस्त कहते हैं, और इसके लिए धरनी भी कहते हैं, और इसके लिए हम कहते हैं क्या कहते हैं, मही पाल। हाँ, मही पाल, तो इसके लिए धरनी भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे हो जाएगा शब्द ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा वाक्य ज्ञान। अब वाक्य ज्ञान के अंतर्गत क्या चीज़ आती है वो जरा हम समझते हैं। वाक्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाली चीज़ समझो, जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है। ये जो वाक्य है ये ठीक है, क्यों, इसमें जो कर्ता है, क्रिया है और जो कर्म है वो सब सही व्यवस्थित ढंग से हैं। अब जब हमारे लिए भाषा का ज्ञान नहीं हुआ तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जाता है स्कूल राम, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि वाक्य का जो ज्ञान है वो भी हमारे लिए भाषा के, जब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका भी हमारे लिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ें हमने समझी। हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। वो कह रहा है भाषा शिक्षण के उपागम। अब ये जो भाषा शिक्षण है इसके उपागम क्या है वो समझो। उपागम शिक्षण प्रणाली को ही कहा जाता है जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम है, उसमें कहता है भाषा शिक्षण के उपागम शिक्षण प्रणाली को ही कहा जाता है जिसे अंग्रेजी भाषा में अप्रोच कहा जाता है। फिर कह रहा है शिक्षण विधियों को जन्म देने वाला उपागम कहलाता है और उपागम के आधार पर शिक्षण विधियां चलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है भाषा क्या कह रहा है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही किसी भाषा शिक्षण उपागम को समझना कि भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है, ये हमारी क्या है, भाषा उपागम के अंतर्गत आ जाएगी। फिर कह रहा है पाठ को पढ़ने के लिए पाठ योजना। फिर कह रहा है पाठ समझाने के लिए अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, इसे पाठ योजना एक उपागम कहते हैं। और जिन तरीकों से हम शिक्षण कराते हैं वह क्या कहलाता है, वह विधियां कहलाते हैं। भाषा के तत्व की अगर हम बात करें तो ध्वनि हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, वाक्य के क्रियात्मक और प्रयोगात्मक शिक्षण को हम क्या कहते हैं, भाषा के तत्व कहते हैं। और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा पाठ संसर्ग और दूसरा हो जाएगा रचना शिक्षण उपागम, और ये हो जाएगा हमारा पाठ संसर्ग उपागम। तो पाठ संसर्ग जो उपागम है उसके अंतर्गत आता है पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय जैसा उचित हो भाषा के तत्वों की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब जो हमारा पाठ क्या बोलते हैं, रचना उपागम है, पाठ रचना शिक्षण उपागम है, उसके अंतर्गत क्या आएगा, वो आएगा भाषा तत्वों को ज्ञान प्रयोग के उचित अवसर प्रदान होने चाहिए। फिर कह रहा है रचना शिक्षण मुख्यतः अर्जित ज्ञान के प्रयोग अभ्यास का उपागम होता है। फिर हम बात कर रहे हैं रचना शिक्षण उपागम के भेद या प्रकार की भी दो होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक के अंतर्गत आ जाएगा वार्तालाप, वर्णन, भाषण, संवाद, वाद विवाद और समाचार या अखबार दर्शन, कविता, सुपाठ, विचार गोष्ठी और इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा लिखित, उसमें आ जाएगा व्याख्यासार, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, निबंध, कहानी, नाटक और इत्यादि। भाषा को सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं, वो भाषा के तत्व उच्चारण, वर्तनी, शब्द ज्ञान और वाक्य ज्ञान। तो ये चीज़ हमने समझ ली। इससे अगले का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथियों पढ़ते जरूर रहिएगा, अभ्यास ही हमारे लिए पशु से मनुष्य की ओर हमारे लिए लाता है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को समझिए, पढ़िए, प्रयास करिए और जहाँ पर दिक्कत आ रही है तो बताने का कष्ट करें। हम वो दिक्कत दूर करने की पूरी संभावना व्यक्त करेंगे और करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। साथियों इसी तरह से पढ़ते रहिएगा और अच्छे से खूब अपने नोट्स को बार देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।